हेलो स्टूडेंट्स, यूरोपियन एजुकेशन एंड इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार त्यागी। आप सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। जो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है, उसका एग्ज़ाम अभी आने वाला है। उस एग्ज़ाम के अंदर जो सिलेबस उन्होंने मेंशन किया हुआ है, उस सिलेबस में आपका कुछ सेक्शन ऐसा है जो मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन इकोलॉजी, ये करके उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। इस वीडियो लेक्चर में जो भी उन्होंने सिलेबस मेंशन किया है इस एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन से, उस सिलेबस के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बनने की पॉसिबिलिटी है, वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपको इस एग्जाम में हेल्प करेंगे। ओके, एक एक करके क्वेश्चन को देखना है। और आप क्या कर सकते हैं कि जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो कोशिश करना है आपको कि पहले आप उसको खुद सोल्व करने की कोशिश करें। ओके, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको क्वेश्चन को एक बार सोल्व खुद करना है और उसके बाद ही यहाँ पे सॉल्यूशन को देखना है। ओके, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। एक एक करके हम क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और इंजीनियर्स करियर पॉइंट और यूरोपीडिया का जो जॉइंट वेंचर है, ये इसके लिए पूरा मॉड्यूल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को डिटेल प्रिपरेशन करनी है तो इसका कंप्लीट मॉड्यूल के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आप इंजीनियर्स करियर पॉइंट के या यूरोपीडिया के एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस मॉड्यूल। ओके, अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो मैंने इंक्लूड किए हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं। जिस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे एडमिशन इंक्वायरी, कोई भी इससे रिलेटेड अगर आप पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, देखिए वहां पे स्टैटिस्टिक्स मेंशन है सिलेबस के अंदर, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। तो एक सैंपल एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ट्राई करें इसका आंसर निकालने का। एक डाटा सेट हमें गिवन है, ठीक है, उसका हमें मीडियन वैल्यू कंप्यूट करना है, राइट। डाटा सेट का मीडियन हमें यहाँ पे कंप्यूट करना है। हम जानते हैं कि मीडियन क्या होता है। जब हम ऑब्जर्वेशंस को, कोई भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास है वेरिएबल्स, उनको पहले एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और अरेंज करने के बाद जो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन होता है, जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है, वही हमारा होता है मीडियन। ओके, इस मीडियन को कंप्यूट करने का सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें इनको अरेंज करना है बढ़ते हुए ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, आप इनको फिर से लिख सकते हैं और साथ में आप इसमें कट कर सकते हैं। देखो क्या करना होता है एग्जाम में, अभी तो यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, सबसे छोटा नंबर कट करते जाएंगे ताकि कोई मिसमैच ना हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, सपोज मैंने 8 लिखा, मान लिया यहाँ पे, ठीक है, 8। 18 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा गैप रखूंगा बीच में मैं, ठीक है। उसके बाद 20 उससे बड़ा होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। ओके, अब जो 5 है वो तो 8 से कम है, तो 5 को यहाँ पे लिख लेते हैं। 29 20 से आगे आएगा कहीं पे, तो 29 को सपोज हमने यहाँ पे लिखा। 40 और आगे आएगा, ठीक है, तो 40 को और आगे लिखा हमने। उसके बाद 2 5 से पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया। 4 भी पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद 9 8 के बाद आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर एक 8 और आ रहा है, ठीक है, तो 8 यहाँ पे लिख देते हैं उसको हम, ठीक है। उसके बाद फिर से 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। उसके बाद 3 आ रहा है, तो वो 2 और 4 के बीच में होगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। और उसके बाद 24, तो 24 यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, या अपने अपने हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर, ऐसे करके अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, ठीक है, 14। और यहाँ पे कितने हैं, 4 6 8 10 12 14, ठीक है। तो 14 ऑब्जर्वेशन अगर यहाँ पे हैं, 14 ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, n इक्वल टू 14। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो उस केस में जो बीच में आएंगे वो 2 ऑब्जर्वेशन होंगे, ठीक है ना, जो मिडिल में आएंगे। और अगर ये ओड नंबर होता सपोज यहाँ पे, तो मिडिल में केवल 1 ऑब्जर्वेशन आता है। अगर ओड नंबर ऑब्जर्वेशन है और मिडिल में केवल 1 ऑब्जर्वेशन है, तो जो मिडिल में आ रहा है वही मीडियन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इवन ऑब्जर्वेशन है, तो उस केस में 2 मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होंगे, तो उन दोनों का लेंगे एवरेज टू कंप्यूट द मीडियन। ओके, यहाँ पे अब ये n अगर 14 है ना, और ये इवन है, इवन, n/2 मतलब 7th, और उससे अगला 8th,
ये जो ऑब्जर्वेशन होंगे 7th और 8th, ये मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहां पे 7 और 8 पोजीशन पे हमें 9 और 9 मिल रहा है। तो इन 9 और 9 का जो एवरेज आएगा वो तो 9 ही आएगा, 9 + 9/2। ओके, 9 + 9/2 इक्वल टू 9। सो दिस विल बी द मीडियन ऑफ दिस डाटा सेट। सो बी आंसर यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये जो स्टैटिस्टिक्स पार्ट है इसको आपको एक बार प्रिपेयर करना है, जो आपको इस एग्जाम में हेल्प करेगा। ओके, नाउ वी कैन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ हमें बताना है मोड ऑफ द डाटा सेट। ओके, तो सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका, मोड क्या होता है किसी भी डाटा सेट में। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, प्रिपेयर करना है इसको। ओके, तो मोड क्या होता है, देखो कोई भी डाटा सेट का जो मोड है ना, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा रिपीट करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, उसको बोलते हैं मोड। तो यहां पे सबसे ज्यादा रिपीट करने वाला कौन सा ऑब्जर्वेशन आपको नजर आ रहा है, या तो आप सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं, या डायरेक्टली देख के भी आपको आइडिया लग सकता है कि देखो यहाँ पे 2 तो आगे कहीं पे है नहीं, ठीक है, तो ये तो रिपीट नहीं हो रहा ज्यादा। लेकिन जो 3 है तो 1 2 3 4 4 बार रिपीट हो रहा है 3, ठीक है। तो 3 की जो फ्रीक्वेंसी है ना, 3 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 4 फ्रीक्वेंसी है इसकी। उसके अलावा क्या कोई दूसरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है जो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है? अगर हम 9 को काउंट करते हैं तो 1 2 3, केवल 3 बार आ रहा है, तो 9 तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कोई और दूसरा ऑब्जर्वेशन तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। सो इसका मतलब जो 3 है ये सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, मोड है, मोड इक्वल टू 3। सो डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है ना वही मोड होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे एक टेबल आपको गिवन है जिसमें एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स गिवन है। आपको उस टेबल को देख के एक आइडिया लगाना है अबाउट कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन के ऊपर क्वेश्चन यहां पे मैंने दिया है आपको ये, तो आप खुद पहले सोचिए कि क्या आंसर आप इसका टिक करेंगे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता है। ओके, तो इसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए यहां पे 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, ठीक है। अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यार एक्स अगर हम बढ़ाते हैं, इधर से हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो एक्स बढ़ रहा है, और जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई साथ में क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, ठीक है ना। पूरा फर्क पड़ रहा है ना, एक्स का पूरा बढ़ने पे फर्क पड़ रहा है, किस पे ऊपर, वाई के ऊपर। लेकिन एक्स बढ़ा रहे हैं तो वाई कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब वाई कहीं ना कहीं एक्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है ना। दोनों में क्या है, कोरिलेशन है, क्लियर। और इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और दूसरी भी बढ़ती है साथ में, बहुत मतलब उसी को फॉलो करती हुई लगभग चलती हुई है, तो हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड होते हैं। अगर एक बढ़ाने पे दूसरी कम हो रही है और बिल्कुल साथ में कम होती जा रही है तो इसको हाईली नेगेटिव कोरिलेटेड बोलते हैं। और अगर एक बढ़ रही है दूसरी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, दूसरी आपस में कोई लेना देना नहीं, कभी ये बढ़ रही है कभी दूसरी कम हो रही है, कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पे हम बोलेंगे कोई कोरिलेशन नहीं है। ओके, सो इसका आंसर क्या बनेगा, एक्स और वाई जो है वो हाईली नेगेटिव कोरिलेटेड होंगे, तो सी आंसर यहां पे आएगा। ओके, कोरिलेशन का बेसिक आइडिया आपको दिमाग में रखना है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द डाटा सेट। एक डाटा सेट हमें गिवन है, ठीक है, 1 1 0 2 3 5, उसका हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, COV। तो COV क्या होता है आपको पता होना चाहिए COV के बारे में। COV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार और इंटू 100। ओके, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यहां पे सिग्मा क्या है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक्स बार क्या है, मीन ऑफ द डाटा, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ओके, तो सबसे पहले तो हमें निकालना है यहां पे इस डाटा सेट का मीन एक्स बार, ठीक है। एक्स बार इक्वल टू मीन विच इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो इसका मतलब 1 + 1 + 0 + 2 + 3 + 5
ये क्या है सम, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 2 4 और 6, तो 6 ऑब्जर्वेशन है तो अपॉन में 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा टोटल सम 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12, 12/6 मतलब 2, तो ये आपका आ रहा है मीन 2। ओके, जिसको हम ई ऑफ एक्स भी बोल देते हैं कई बार, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स। ओके, अब हमें निकालना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ये सीओबी का फॉर्मूला होता है राइट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है क्या, एक वेरिएंस निकाल लेते हैं पहले हम, इसको बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर जो वेरिएंस कहलाता है, और ये इक्वल टू क्या होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है वेरिएंस का। अब ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ये ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर्स का मीन है, तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस यहां पे दिए हुए हैं इन सब का स्क्वायर करके उनका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 25 और डिवाइडेड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है 6 ऑब्जर्वेशन है, तो ये हमें क्या मिला, ये स्क्वायर्स का मीन मिला, और माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा यहां पे, तो ये हमारा आ रहा है 4 इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 25 और 9 34 4 38 और 2 40/6। ठीक है, ये बनेगा 40/6 माइनस 4 इक्वल टू 20/3। ओके, और माइनस का 4, सो इक्वल टू 20 माइनस 12 8/3। सो यहां से सिग्मा इक्वल टू कितना बन रहा है, ये बन रहा है 2√2 डिवाइडेड बाई √3, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा सिग्मा। ओके, अब आपको सिग्मा पता है और आपको पता है इसका ये मीन, तो इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यू रख के जो भी आंसर बनेगा वो आंसर आप कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं यहां पे निकालता हूं COV इक्वल टू, तो दिस सिग्मा अपॉन दिस मीन, तो 2 से 2 कैंसिल होके क्या बचेगा √2/√3, मतलब इसको पूरे को रूट में लिख सकता हूं 2/3 रूट में और इनटू में 100। सो अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो जो बी ऑप्शन है वो हमारे करेक्ट आंसर से मैच कर रहा है। ओके, तो सीओबी कंप्यूटेशन आपको आना चाहिए, सिलेबस के अंदर आपके गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उसका क्या फॉर्मूला है, या कोई सिंपल सा डाटा सेट देके उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं राइट। तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है इस तरीके से। नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को रीड करेंगे ध्यान से, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से लिया गया क्वेश्चन है। नाउ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो, इन हाउ मेनी वेज 3 पर्सन कैन बी चूजन फॉर ए प्रोजेक्ट टीम फ्रॉम अमंगस्ट 4 वुमेन 3 मैन। हमारे पास क्या है कि वुमेन तो हैं, ठीक है, वुमेन है कितनी टोटल 4 और मैन हमारे पास कितने हैं 3 है। ओके, ये टोटल हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें 3 लोग चूज करने हैं, टोटल 3 पर्सन हमें चूज करने हैं टीम के अंदर, जिसमें कम से कम एक वुमेन को रखना जरूरी है प्रोजेक्ट टीम में। तो कितने तरीके से हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में मिल सकता है। ओके, सो यहां पे क्या करेंगे, देखो कम से कम एक वुमेन रखना है ना, तो सपोज हम एक वुमेन ले लेते हैं, वन वुमेन एंड तो टोटल 3 करने हैं, तो इसका मतलब मैन हमें 2 लेने पड़ेंगे। सो 2 मैन 1 वुमेन एंड 2 मैन, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर हम वुमेन को बढ़ा दें तो 2 वुमेन एंड, अगर हम वुमेन को बढ़ा रहे हैं तो मैन कम करना पड़ेगा, तो 1 मैन 2 वुमेन एंड 1 मैन। और या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 3 वुमेन, अगर हम 3 वुमेन ले लेते हैं एंड और किसी मैन को ना ले, 0 मैन, ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 की टीम बना सकते हैं जिसमें कम से कम एक वुमेन रहेगी। अब यहां पे एंड का मतलब याद रखो प्रोडक्ट, और का मतलब प्लस, ठीक है, तो 1 मैन ले रहा है, 1 वुमेन लेनी है हमें यहां पे, कहां से 4 से, 4 में से 1, तो 4C1 इंटू 3C2, ठीक है, प्लस 4 में से 2 4C2 इंटू 3C1,
ओके, प्लस 4C3 इंटू 3C0 इक्वल टू, ओके। सो अब यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो NC1 इक्वल टू क्या होता है, n होता है, ठीक है। तो 4C1 क्या होगा, 4 होगा, और 3C2 3 आ जाएगा, प्लस 4C2 6 होता है, 3C1 3 होता है, प्लस 4C3 कितना होता है, 4 होता है, 3C0 1 होता है। तो इसको टोटल सम को कंप्यूट कर लो, तो ये 12 और 18 और 4, सो इक्वल टू कितना आ रहा है, 18 और 12 30 और 4 34, सो 34 यहां पे आ रहा है। सो 34 इज द राइट आंसर। तो डी ऑप्शन यहां पे आपका आंसर मैच कर जाएगा, ओके। सो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक साल का दिल्ली का कुमुलेटिव रेनफॉल हमें गिवन है, ठीक है, कुमुलेटिव रेनफॉल। तो हमें यह बताना है कि किस मंथ में सबसे ज्यादा रेनफॉल हुआ, ओके। तो यहां पे कुमुलेटिव हमें दिया हुआ है, कुमुलेटिव रेनफॉल किस मंथ में सबसे ज्यादा रेनफॉल हुआ। तो जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है, दिसंबर, अक्टूबर, जुलाई या अगस्त, ये आपके ऑप्शंस हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर कंप्यूट कर सकते हैं, ओके। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो कुमुलेटिव रेनफॉल का मतलब है पिछले सारे यहां तक के सारे मंथ का सम, ठीक है। तो अगर हम इंडिविजुअल रेनफॉल की बात करें, मंथली रेनफॉल, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा। देखो जनवरी का तो 2.7 है, अब इसमें कह रहा है कि फरवरी तक टोटल हो गया 4.7, फरवरी तक इंक्लूडिंग फरवरी, तो इसका मतलब जनवरी फरवरी का मिला के 4.7 हुआ ना। तो इसका मतलब फरवरी में कितना ऐड हुआ, ऑलरेडी 2.7 तो जनवरी में हो चुका था, तो इसमें अगर 2 और ऐड किया गया होगा, मतलब दिस माइनस दिस करेंगे जब हम, तो यहां पे 2 आ जाएगा, तो ये किसका हो गया, फरवरी का हो गया, ठीक है। फिर मार्च तक टोटल 6.4 हो गया, तो मार्च में कितना ऐड हुआ, दिस माइनस दिस, वो आप यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये तो बहुत छोटा छोटा डिफरेंस चल रहा है, यहां से यहां कम डिफरेंस है, ये भी कम डिफरेंस है, ये भी कम डिफरेंस है। लेकिन अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, ठीक है, कि जून में था 14.1 और जुलाई में हो गया 35.1, तो जुलाई में कितना ऐड ऑन हुआ, अब आपको यह पता लगाना है कि जुलाई में, क्योंकि काफी बड़ा नंबर यहां पे दिख रहा है। सो आप क्या कर सकते हैं, 35.1 में से 14.1 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना ऐड हुआ, जुलाई में कितना ऐड हुआ, ओके। सो ये कितना आ जाएगा, लगभग 16 अगर हम ऐड करेंगे 35.1 और इसमें से 14.1 को माइनस कर देंगे 21। सो यहां पे 21 ऐड हुआ इसमें जुलाई में, ओके। ये हम ध्यान से देखेंगे जुलाई में कितना ऐड हुआ, 21। और अगर हम यहां से यहां देखते हैं, ये भी बड़ा नंबर दिख रहा है हमें, कितना डिफरेंस है, 52.1 माइनस 35.1, तो 17 का डिफरेंस आया, तो ये तो कम है एज कंपेयर टू जुलाई, ओके। बाकी आगे भी बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बड़ा जो डिफरेंस है वो यहां पे आया 21। तो इसका मतलब जुलाई जो मंथ है, जुलाई वाला, उसमें सबसे ज्यादा रेनफॉल हुआ जुलाई में। सो सी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे, ओके। तो ये कुमुलेटिव का कंसेप्ट आपको याद रखना है। एक फेयर डाइस को हमने रोल किया 3 बार, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 हेड्स अकर। एक फेयर डाइस को हमने रोल कर लिया कितनी बार, 3 बार, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 2 बार हेड आएगा। सो जब हम किसी डाइस को रोल करते हैं 3 बार, सबसे पहले हमें सोचना है कि पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी। सो अगर 3 टाइम्स किसी डाइस को रोल करेंगे, सो देयर विल बी 2 raised to the power 3, मतलब 8 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अगर आप वो सारी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 8 पॉसिबल आउटकम्स। हमें पता है कि NS टोटल नंबर ऑफ पॉइंट इन द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 8,
लेकिन हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी की कम से कम 2 हेड हो। तो अब हम सीधा इवेंट लिख सकते हैं, ठीक है। इवेंट में क्या लिखेंगे, कम से कम 2 हेड। तो इसका मतलब हेड हेड और टेल, या फिर हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड। तो ये टोटल 3 पॉसिबिलिटी यहां पे बनेंगी इवेंट में। सो इवेंट के अंदर 3 एलिमेंट है और टोटल 8 एलिमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, 3/8। सो बी आंसर विल बी देयर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का फेयर डाइस फेयर कॉइन, इन सब के ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम्स में, यहां भी बन सकता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वहां पे देखो ग्राफिकल नॉलेज आपके सिलेबस में मेंशन्ड है कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो बेसिक फंक्शंस की नॉलेज आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दी हुई है, इसका आपको स्लोप बताना है क्या होगा। ओके, सो देखो कोई भी लाइन है स्ट्रेट लाइन, अगर उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, तो ये कहलाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें जो m है, नंबर m, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है। m इज स्लोप, ओके। एंड जो c है ये है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ओके। ओरिजिन से कितनी दूर पे, ओके। सो अगर हम इस लाइन को एक्सप्रेस करें इस तरीके से कि 2y इक्वल टू, इसको राइट में लेके जाते हैं तो 3x प्लस 5, तो यहां से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2x प्लस 5/2। सो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी है, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो m की जगह यहां पे कितना आ रहा है, 3/2, तो स्लोप कितना हो गया, 3/2, m इक्वल टू 3/2। तो डी आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो ये बेसिक नॉलेज आपको स्ट्रेट लाइन की होनी चाहिए सबको। नाउ इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सो एबीसी जो है वो रियल नंबर्स हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है एपी में। आपको बताना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इनमें से कौन सा एक रूट हो सकता है। ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 3 नंबर एबीसी जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, क्योंकि एबीसी जो है, एबीसी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी में है। सो इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 2b इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सी। ये कंडीशन होती है, आप याद रखना कि अगर एबीसी एपी में है तो ट्वाइस ऑफ b इक्वल टू a प्लस सी होता है। ओके, अब अगर ये जो इक्वेशन दी हुई है, सपोज इसमें मैं x को 1 रखता हूं अपनी तरफ से, मैं सपोज x इक्वल टू 1 रख रहा हूं, पुटिंग x इक्वल टू 1, तो उससे मुझे क्या मिल रहा है कि a माइनस का 2b और प्लस सी, ये क्वांटिटी मिल रही लेफ्ट साइड। अब देखो 2b जो है वो तो a प्लस सी के बराबर है, तो अगर 2b की जगह a प्लस सी रखेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। या a प्लस सी की जगह 2b रखेंगे, ठीक है, 2b माइनस 2b, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 रखने पे ये क्वांटिटी 0 हो रही है। सो इसका एक रूट तो हमें पता चल गया, x इक्वल टू 1 होगा। ओके, x इक्वल टू 1 इज ए रूट, इज ए रूट, लेकिन ऑप्शन में 1 तो दिया नहीं है, तो इसके जो दूसरा रूट है उसको अल्फा मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट अल्फा इज अनदर रूट, अल्फा इज अनदर रूट, ठीक है। तो 2 रूट का जो सम होता है 1 प्लस अल्फा, ठीक है, 1 प्लस अल्फा, 2 रूट का सम, वो इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ रूट्स माइनस ऑफ दिस अपॉन ए। सो माइनस 2b अपॉन में a इक्वल टू 2b अपॉन a। तो यहां से अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2b अपॉन a माइनस 1। सो ए आंसर यहां पे आपका आ जाएगा। ओके, 2b अपॉन a माइनस 1, सो a इज द राइट आंसर। ओके, आंसर a। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको गिवन है, आपको इसके बताने हैं नंबर ऑफ रियल रूट्स। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो है वो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। अगर हम e की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें
तो e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स दोनों का हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे एक ही प्लेन के अंदर। ओके, तो आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है e की पावर x का ग्राफ। e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है हमें, दिस इज e टू द पावर x, जो यहाँ पे 0,1 से पास होता है, ठीक है। और अगर हम दूसरा ग्राफ बनाएं e की पावर माइनस एक्स का, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है, जो इधर से आएगा ऐसे और इसी पॉइंट से पास होता हुआ ऐसे चला जाएगा, राइट। दिस इज e टू द पावर माइनस एक्स। अब इन दोनों ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका इंटरसेक्शन कहां पर हो रहा है, इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। सो x इक्वल टू 0 इसका एक सोल्यूशन हो गया, इज ए सोल्यूशन, बिकॉज x इक्वल टू 0 पे दोनों LHS RHS दोनों बराबर हो जाएंगे ना। सो कितने रियल सॉल्यूशन मिलेंगे, ये दोनों ग्राफ किसी और पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का केवल और केवल एक ही रियल रूट आएगा, कहां पे, यहां पे x इक्वल टू 0 पे। ओके, सो आंसर होगा बी ऑप्शन। वो पूछ रहा है नंबर ऑफ रियल रूट, इसमें जीरो टिक नहीं करना, जीरो एक रूट तो है लेकिन उन्होंने पूछा नंबर ऑफ रियल रूट, तो एक रियल रूट है, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती कराएंगे एग्जाम के अंदर कि वो ए पे टिक कराएंगे, जैसे जीरो आएगा ना उसी को टिक कर देंगे। ध्यान से पढ़ना, नंबर पूछ रहा है वो, ओके, नंबर ऑफ रियल रूट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वाड्रेटिक और लीनियर दोनों ही सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। तो दोनों के ग्राफ के ऊपर ये क्वेश्चन है। ओके, सो देखो, सबसे पहले हमें पैराबोला का ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो हमें पता ही है, इस तरीके से पैराबोला बनता है, और प्लस 1 का मतलब एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ है, जो 0,1 से पास हो रहा है, राइट। अब दूसरा ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स लाइन का। तो y इक्वल टू एक्स तो बहुत ही कॉमन लाइन है, आप सभी को पता है, ओरिजिन से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल टू एक्स, जो ऐसे जाएगी इस तरीके से, ठीक। दिस इज y इक्वल टू एक्स। अब देखो इसका जो स्लोप आएगा ना, कि वो आएगा 2x, स्लोप क्या होगा 2x, और इसका आएगा 1, इसका तो कांस्टेंट है लेकिन इसका 2x है, मतलब x के साथ वेरी करेगा, तो जितना x बढ़ेगा स्लोप बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ कहीं ना कहीं तेजी से ऊपर को ऐसे टर्न, ऐसे मुड़ेगा इधर इस तरीके से, ये सीधा चलेगा। इसका मतलब दोनों का आगे कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, ओके। अगर अब वैसे भी हम डायरेक्टली सोल्व करने की ट्राई करें, तो इसमें अगर हम x को यहां पे पुट करते हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां पे मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, अगर आप डायरेक्टली सोल्व करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d इक्वल टू जो हमारे पास फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो इक्वल टू 1 माइनस 4, ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कोई रियल रूट नहीं है इसका। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो कोई रियल रूट नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे 0, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ए ऑप्शन पे टिक करेंगे, आंसर विल बी ए। आप चाहे इसको ग्राफिकली सोल्व कर लो, चाहे आप बेसिक नॉलेज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेंट सोल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक में, ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएशन। सो आपके सिलेबस में डिफरेंशिएशन भी मेंशन्ड है, इसलिए डिफरेंशिएशन से हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया है। आपको बताना है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, ओके। सो यहां पे हमें डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को, ठीक है ना। हमें कंप्यूट करना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ log ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब, ओके। ये हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, सबसे पहले जो आउटर मोस्ट फंक्शन है ना, इसमें सबसे बाहर का जो फंक्शन है वो है log।
तो सबसे पहले हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब log का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए log x का डेरिवेटिव तो आप बोलोगे 1/x, तो log इनपुट का डेरिवेटिव 1/इनपुट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/इनपुट में ये आर्ग्यूमेंट है साइन ऑफ एक्स क्यूब, साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू, अब log के बाद अंदर है साइन, अब हम साइन को करेंगे डिफरेंशिएट, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो कोस ऑफ एक्स क्यूब इंटू, अब हम अंदर एक्स क्यूब को करेंगे, सो 3x² इक्वल टू, अब ये कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट होता है, इसको लिख सकते हैं कोट, सो फाइनली वी आर गेटिंग 3x² कोट ऑफ एक्स क्यूब, सो दिस सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, आंसर विल बी सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 अपना प्रोबेबिलिटी से है, प्रोबेबिलिटी भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है जल्दी से सोचिए। ओके, सो ए कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम विद प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की ए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा पी ए, ये इक्वल टू कितना है 1/3, तो ए उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3 मतलब 2/3 हो जाएगी। ओके, अब कोई दूसरा पर्सन बी है जो इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, तो पी बी इसको सोल्व कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 2/5, तो बी नहीं कर सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये होगी 1 - 2/5 मतलब 3/5। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ दे बोथ ट्राई टू सोल्व प्रॉब्लम द प्रॉब्लम विल बी सोल्व, अगर दोनों ट्राई करते हैं तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो प्रॉब्लम सोल्व का मतलब है कि कम से कम एक बंदा उसको सोल्व कर देगा, ठीक है ना। एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन विल सोल्व, ठीक है भाई। प्रॉब्लम सोल्व हो रही है तो इसका मतलब किसी ने तो की है, हो सकता है ए ने की हो अकेले, हो सकता है बी ने की, हो सकता है दोनों ने कर दी हो, तो कम से कम एक ने सोल्व की है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। और इसको इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन का मतलब होता है नन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, नीदर ए नोर बी, नीदर ए नोर बी मतलब किसी ने सोल्व नहीं की, ना ए ने ना बी ने, और ये दोनों इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, क्योंकि इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं ना, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ना ए ने की एंड ना बी ने की यहां पे, इस तरीके से। सो इक्वल टू 1 माइनस, अब पी ए बार का मतलब 2/3 और इन टू पी बी बार का मतलब 3/5, 3 से 3 कैंसिल, सो 1 - 2/5 मतलब 3/5। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। कम से कम एक सॉल्व कर देगा, उसका मतलब 1 माइनस कोई भी नहीं कर पाएगा, सो 1 - 2/5 मतलब 3/5, सो डी विल बी द राइट आंसर। ओके, आंसर विल बी डी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अगेन प्रॉब्लम फ्रॉम प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट। ये और भी दो इवेंट हैं और ये हमें रिलेशनशिप गिवन है और हमें इसमें से कंक्लूजन निकालना है, कौन सा ऑप्शन हम कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें जैसे गिवन है, सो पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल टू पी ए। सो पी ए से पी ए हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पे हमें मिलेगा पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये रिलेशन मिल जाएगा। अब देखो अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना पी बी अपॉन ए, तो पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला होता है क्या? पी बी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ठीक है, पी ए। ओके, और अगर हम कंप्यूट करते हैं पी ए अपॉन बी, अगर हम ये कंप्यूट करते हैं तो पी ए अपॉन बी, ओके, सो पी ए अपॉन बी अगर हम लिखते हैं यहां पे, ठीक है, पी ए अपॉन बी, सो इसको लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी इक्वल टू, अब देखो यहां पे पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी तो बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो दोनों कैंसिल होकर क्या बना देंगे 1, सो इसका मतलब पी ए अपॉन बी इक्वल टू कितना आएगा 1, तो ये जो बी ऑप्शन है ये मैच कर जाएगा, सो आंसर विल बी बी।
यहां पे तो दोनों डिफरेंट है, क्योंकि पी ए तो हमें गिवन तो है नहीं, तो ये तो कैंसिल नहीं हो रहा ना, इसके बारे में कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन ये हमने कंक्लूजन कर लिया यहां पे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 15। सो बैलून के जितने भी लेटर्स हैं उनको हमने परम्यूट किया आपस में और डिफरेंट वर्ड बना के, ठीक है, उनको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किया, तो हमें बैलून की रैंक निकालनी है। ठीक है, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना, जो भी गिवन वर्ड है जिसकी रैंक निकालनी है डिक्शनरी ऑर्डर में, उसके लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे हम सबसे पहले ए आएगा, ओके, उसके बाद बी आएगा, एल, एन, ओ, ओ, ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। अगर इंग्लिश का देखें हम, सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, ठीक है, एल एम एन ओ, ठीक है ना, एल फिर एन फिर ओ, इस तरीके से। अब सबसे पहले डिक्शनरी में जो वर्ड्स बनेंगे वो तो भाई ए वाले आएंगे ना। जो डिक्शनरी का जब फॉर्मेट बनता है तो डिक्शनरी में सबसे स्टार्टिंग में जो वर्ड्स आएंगे वो कौन से होंगे, जो वर्ड्स ए से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो मतलब शुरू में ए हमने फिक्स कर दिया कि जो हम वर्ड बना रहे हैं वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ए तो सब में फिक्स है। अब हम बी एल एन डबल ओ को आपस में करेंगे परम्यूट, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं जिसमें 2 आइडेंटिकल है, इनके डिफरेंट परम्यूटेशन से कितने वर्ड बनेंगे, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इक्वल टू बनेंगे 60। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है, अपॉन में 2, तो 60 ऐसे होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब इन 60 को तो सबको बनाना पड़ेगा क्योंकि इनमें बैलून तो मिलेगा नहीं, तो ये तो सारे ही बना के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, अब ए के बाद अब हमारे लेटर्स जो स्टार्ट होंगे वो किससे होंगे, बी से होंगे। ठीक है, बी से, तो जो बैलून है वो तो बैलून तो इन्हीं में मिलेगा, जो बी से स्टार्ट होंगे बैलून उन्हीं में आएगा ना, तो अब बी वाले सारे नहीं बनाने हमें अब। ओके, बी वाले सारे नहीं बनाएंगे हम, तो बी तो अब कहीं इधर उधर पार्टिसिपेट कर नहीं सकता क्योंकि एक ही बी है, उसको यहां से कैंसिल कर देंगे हम, तो हमारे पास अब बचेंगे ए एल एन ओ ओ, ये बचेंगे। ठीक है ना, बी तो शुरू में फिक्स हो गया, ये तो कहीं नहीं जाने वाला अब। ओके, अब देखो जितने भी बी से स्टार्ट हो रहे हैं सारे वर्ड, उनमें टॉप पे कौन से रहेंगे, जिनमें सेकंड लेटर क्या होगा, ए होगा। तो अगर हमने यहां पे ए फिक्स किया, मान लिया बी ए, तो इनमें बैलून मिलेगा क्या, बी ए, यस, बैलून की स्पेलिंग में भी ये है बी ए, तो ये ए भी हमें फिक्स करना पड़ेगा, तो इस ए को भी यहां से कट कर दिया हमने, अब ये कहीं मूव नहीं कर सकता अब। ठीक है, बी ए। अब जो बाकी बचे, ये बचे एल, ठीक है, एन डबल ओ, इनमें थर्ड पोजीशन पे जो आएगा सबसे पहले वो एल आएगा, बी ए एल, और बैलून में भी एल है, इसका मतलब ये एल भी यहीं पे फिक्स हो जाएगा, अब ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा मूवमेंट में। अब जो बचे अगला, उसमें फोर्थ लेटर डिसाइड करेगा कि सबसे ऊपर कौन आएगा, तो यहां पे चूंकि एन है तो पहले एन यहां पे आ जाएगा, एन को यहां पे जैसे ही फिक्स किया तो आगे ओ ओ है, इसमें तो परम्यूट कर नहीं सकते इनको, तो एक ही बनेगा ओ परम्यूट करके भी, तो इसका मतलब बी एल एन डबल ओ ये वर्ड आएगा। और जब एन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कौन आएगा, फिर अगला बी एल, एन के बाद आएगा ओ। ठीक है, और बैलून में भी ओ चाहिए, तो एक ओ हमने फिक्स कर लिया ये वाला। अब बी ए एल ओ तो फिक्स हो गया। ठीक है, अब इन एन और ओ में पहले कौन है, एन, तो पहले एन आएगा, तो बी ए एल ओ एन, लेकिन यहां पे तो है नहीं। ठीक है, तो इसके बाद क्या बचा, ओ बचा, ये वर्ड बनेगा, लेकिन इसमें तो हमें बैलून मिलेगा नहीं, तो अगले पे जाना पड़ेगा, तो बी ए एल, ठीक है, ओ, अब ओ को पहले, एन को बाद में, और हमें मिल जाएगा बैलून। तो टोटल कितने बने, 60 तो पहले थे, 61, 62 और 63, 63। सो 63 पोजीशन पे हमें क्या मिल रहा है, बैलून मिल रहा है। सो सी आंसर विल बी देयर। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो एक फंक्शन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है एक क्लोज इंटरवल के अंदर। ठीक है, इस क्लोज इंटरवल में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखो जब हमें किसी फंक्शन की किसी क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएट। तो हम निकालेंगे एफ डैश एक्स और इक्वल टू 2x और -6, और इसको कर देंगे इक्वल टू 0 पुट, तो यहां से मिला x इक्वल टू 3। तो ये जो फंक्शन है इसमें केवल एक स्टेशनरी पॉइंट आया 3। अब अगर ये बाहर आता है इस इंटरवल से, अगर ये इस क्लोज इंटरवल से बाहर होता
तो इसका कोई रोल नहीं था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी हमें, लेकिन ये इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, इस क्लोज इंटरवल के अंदर ही है, तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट करेंगे f3, ठीक है। तो इसमें 3 रखेंगे यहाँ पे x की जगह, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 18 और प्लस 8, सो -1 वैल्यू आ रही है, ओके 3 पे। अब जो एंड पॉइंट्स हैं -1 और 5, अब उन पे वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम -1 पे वैल्यू निकालते हैं इस फंक्शन की, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और -6 इंटू -1 और प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ओके। ये 15 हो गया। अब हम 5 पे निकालेंगे f5, तो f5 इक्वल टू कितना आएगा, 5 रखेंगे तो स्क्वायर 25 और माइनस का 30 और प्लस का 8, सो इक्वल टू 3 आ जाएगा, ओके। सो हमारे पास जो वैल्यूज आई उनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है, 15, तो ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी इस फंक्शन की इन दिस क्लोज इंटरवल, सो C विल बी द राइट आंसर, ओके, आंसर विल बी C। Now come to next question number 17. Domain of the definition of this function, हमें इस फंक्शन का डोमेन बताना है, ठीक है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो, x की वो वैल्यूज, रियल वैल्यूज का सेट कि जिन पे आपका फंक्शन रियल रहे, इन्फिनिटी ना हो, इमेजिनरी ना हो, ओके। तो लोग के अंदर जो लोग फंक्शन होता है वो कब डिफाइंड होता है, जब लोग के अंदर की इनपुट जो है, ठीक है, यहां पे लोग की इनपुट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये जो इनपुट है ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 0 पे लोग अनडिफाइंड होता है और माइनस निगेटिव पे भी हम उसको इमेजिनरी मानते हैं, ठीक है। केवल पॉजिटिव इनपुट हम लोग में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें केवल x की वो वैल्यूज चूज करनी है कि जिन पे ये वाली क्वांटिटी जो है जो लोग में इनपुट की तरह जा रही है, ये क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, राइट। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, यहां पे x कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 और माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 4 और ग्रेटर देन 0, या x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे -4 और 2 ये 2 पॉइंट मार्क करेंगे क्योंकि दोनों पे ये फंक्शन 0 हो रहा है। अब यहां पे 2 के राइट में प्लस माइनस प्लस ये साइन लगाएंगे। हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 कहां पे हो रहा है, एक तो ये वाले इंटरवल में है और एक इस वाले इंटरवल में है। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से -4 और यूनियन और 2 से इन्फिनिटी। सो ऑप्शन को देखते हैं तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन नहीं होगा। डी, इसमें भी सेम आंसर लग रहा है लेकिन यहां पे क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि -4 पे तो ये 0 हो जाएगा और लोग 0 तो अनडिफाइंड होता है, तो ये इक्वल टू नहीं ले सकते हम एंड पॉइंट पे। सो बी इज द राइट आंसर, ओके, आंसर विल बी बी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ए फेयर डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आउटकम्स का सम है वो प्राइम है, ओके। सो क्या करेंगे इसमें, देखो जब हम एक डाइस को 2 बार रोल करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम बनती है 36, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 6, ठीक है, 2 1 2 2 एंड 2 6 3 1, इसी तरीके से 6 1 6 2 6 6, टोटल 36 आउटकम बनती है पॉसिबल। अब उसमें हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी की सम ऑफ आउटकम प्राइम है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, प्राइम, तो प्राइम नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है, और 11 हो सकता है, केवल ये प्राइम नंबर्स बन सकते हैं। तो जो इवेंट ई बनेगी जिसमें हमें सम जो है इनमें से कोई भी आ जाए वो क्या हो सकती है, देखो 1 1, क्योंकि 1 1 पे सम 2 आता है, ओके, या फिर 1 2 या 2 1 जिससे सम 3 आ जाए, या 5 करने के लिए 1 4, ठीक है, और 2 3 और 3 2 और 4 1, उसके बाद 7 करने के लिए 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, ओके, और फिर 11 करने के लिए 5 6 या फिर 6 5, राइट। सो ये टोटल कितनी इवेंट के अंदर सैंपल पॉइंट आ रहे हैं इनको काउंट कर लेंगे।
कोई इसमें गलत ना हो, ध्यान से काउंट करेंगे। 15, सो टोटल है 15, तो NE अपॉन NS, ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। तो 15/36 इक्वल टू 5/12। सो ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आंसर विल बी बी ऑप्शन। नाउ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन लिया गया है। हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन। 4 डिजिट के कितने इवन नंबर हम बना सकते हैं इन डिजिट का यूज करके बिना रिपीटेशन के, ठीक है, डिजिट को रिपीट नहीं करना। सो देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें इवन नंबर बनाना है ना, तो इसमें 2 केस हम लेंगे कि इवन नंबर में एंड में यहां से जो डिजिट दे रखे हैं उसके हिसाब से या तो 0 आ सकता है या 8 आ सकता है। मान लिया 0 फिक्स कर दिया एंड में, पहले हम वो नंबर कंप्यूट कर लेंगे जो 0 से एंड हो रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे लिख लेते हैं नंबर्स एंडिंग विद 0, नंबर्स एंडिंग विद 0, जो 0 से एंड हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पहली पोजीशन पे देखो 0 तो आएगा नहीं, वो तो आ चुका ऑलरेडी यहां पे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑप्शंस यहां पे हैं फिल करने के। एक डिजिट यहां पे आ जाएगी तो यहां पे 4 ऑप्शन बचेंगे, 3 ऑप्शन बचेंगे, और ये एक ही तरीके से फिल हो सकता है। सो टोटल नंबर कितने बनेंगे, टोटल वेज, टोटल नंबर्स या टोटल वेज इक्वल टू, ये डिजिट को फिल करने के कितने तरीके होंगे, 5 × 4 × 3 × 1, तो ये 60 नंबर्स ऐसे बनेंगे। ओके, सो टोटल 60 वेज यहां पे आ गए वो नंबर्स के जो 0 से एंड हो रहे हैं, राइट। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर्स एंडिंग विद 8, जो 0 से एंड नहीं हो रहे, मतलब 8 से एंड हो रहे हैं, क्योंकि इवन नंबर हमें बनाने हैं। ओके, सो हम यहां पे लिख सकते हैं नंबर्स एंडिंग विद 8। ओके, सो यहां पे हमने 8 रख दिया, फिक्स कर दिया 8। अब देखो ये 8 तो हमने फिक्स कर दिया, राइट। अब इनिशियल पोजीशन में ना 4 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो ये 0 यहां नहीं आ सकता, तो यहां पे 0 भी नहीं आ सकता, 8 तो आ ही नहीं सकता, बचा क्या 1 3 7 9, 4 ऑप्शन यहां पे बनेंगे। 4 वेज यहां पे जो यहां चुका वो नहीं आएगा, लेकिन 0 आ सकता है, ठीक है ना, 0 यहां पे आ सकता है, तो 2 डिजिट नहीं आएंगे इनमें से, तो इसका मतलब अगेन 4 वेज, और यहां पे 3 वेज, और ये केवल 1 वे में फिल कर सकते हैं। सो टोटल कितने बनेंगे, 4 × 4 × 3 48, टोटल इक्वल टू 4 × 4 × 3 × 1 48। सो टोटल नंबर्स, टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स कितने बनेंगे, इवन नंबर्स इक्वल टू 60 और प्लस 48 इक्वल टू 108। सो डी इज द राइट आंसर। ओके, डी इसका सही आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड करो क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन लिया हमने ये। सो यहां पे देखो हम परसेंटेज का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम रूल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम परसेंटेज से बात करें, मान लिया टोटल 100 पीपल है वहां पे, कितने हैं, टोटल 100, ठीक है, पीपल विलेज के अंदर टोटल कितने लोग हैं, 100 पीपल हैं, या 100x मान लो कि टोटल 100x पीपल है वहां पे, ठीक। अब इसमें फीमेल कितनी है, फीमेल F वो है 80%, तो इसका 80% क्या होगा, 80x होगा, और मेल कितने बचे, 20x बचे, तो फीमेल और मेल हमें पता चलेगा कितने कितने हैं। ओके, अब ये जो फीमेल है उसमें से 60% पोस्ट ग्रेजुएट है, तो फीमेल में से पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कितना है, 60% ऑफ नंबर ऑफ फीमेल, तो 60% ऑफ दिस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60% ऑफ 80x कितना होता है, 48x, और 30% ऑफ द मेल आर पोस्ट ग्रेजुएट, सो ये पोस्ट ग्रेजुएट कितने होंगे, मेल 30%, 20x का 30% कितना होगा, ठीक है, 6x। सो टोटल पोस्ट ग्रेजुएट कितने हुए, टोटल पोस्ट ग्रेजुएट हुए आपके, टोटल पीजी, टोटल पोस्ट ग्रेजुएट 48x और प्लस 6x इक्वल टू 54x। सो इस विलेज में
टोटल 100x में से 54x अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो कोई पोस्ट ग्रेजुएट सरपंच बनेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 54x और अपॉन में 100x इक्वल टू 27 अपॉन 50. ओके, सो डी आंसर विल बी द राइट आंसर. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21. द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स कितना है? 20 है. 6 नंबर है, उनका एवरेज 20 है. अब एक इंसान को, एक नंबर को अगर हटा दिया जाए तो एवरेज 15 बचेगा. तो जो हटाया है उसको W मान लेते हैं कि वो नंबर जो हमने हटाया वो W है, और बाकी सब जो बचे 5 उनका सम, जिनको नहीं हटाया वो S5 है, उनका टोटल सम. ठीक है, तो S5 और प्लस W 5 का सम, ठीक है, और प्लस W इक्वल टू 6 नंबर का एवरेज 20 है तो टोटल सम 120 होगा ना, तो इक्वल टू 120. अच्छा, जो एक नंबर को हटाने के बाद 5 बचे उनका एवरेज 15 है, तो उनका सम जो होगा S5 क्या होगा? 5 इंटू 15. ठीक है, 5 इंटू 15 प्लस W इक्वल टू 120. तो जो W है, जो नंबर आपका रिमूव किया गया है वो क्या है? 120 माइनस 75 और इक्वल टू 45. सो डी इज द राइट आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक डाटा सेट हमें गिवन है जिसका मोड हमें दिया हुआ है 7. ये नंबर जो यहां पे हैं सारे हमें अलग अलग बॉल्स के ऊपर लिखे और एक बॉल को रैंडमली चूज किया. ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल जो हमने रैंडमली चूज किया उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ आएगा वो x होगा? ये प्रोबेबिलिटी हमें पता लगानी है. ओके, सो क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले तो हमें मोड दे रखा है और x एक अननोन है, तो हमें पहले फाइंड आउट करना है x. अब देखो, अगर मोड 7 है ना, तो इसका मतलब 7 वो ऑब्जर्वेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. ओके, तो यहां पे 9 की फ्रीक्वेंसी तो 2 है, 2 बार रिपीट हो रहा है, और 7 भी 2 बार रिपीट हो रहा है. लेकिन मोड अगर 7 है, इसका मतलब मोड जो 7 है वो सबसे ज्यादा रिपीट होना चाहिए. इसका मतलब x को भी 7 करना पड़ेगा, तभी तो मोड 7 बनेगा. अदरवाइज तो बाई मॉडल डाटा बन जाएगा, अदरवाइज तो 7 9 दोनों मोड हो जाएंगे. ठीक है, तो मोड 7 दिया हुआ है, इसका मतलब सबसे ज्यादा 7 रिपीट कर रहा है, तो 3 बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब x को क्या लेना पड़ेगा? 7. ओके, तो जो नंबर्स बनेंगे x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 7. तो जो नंबर्स बनेंगे वो क्या होंगे? 2 3 7 9 9 2 8 6 7. ये नंबर्स अलग अलग बॉल पे लिख के हमने रैंडमली और बॉल ड्रॉ कर ली, तो बॉल पे नंबर 7 आए, x आएगा. x तो 7 है ना, x 7 है तो 7 आएगा. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि कितनी बार रिपीट हो रहा है 7? यहाँ पे 2 3 7 और 9 9 2 8 6 7. ठीक है, और एक और x था, एक बार और 7 था यहाँ पे. सो 3 बार आ रहा है, तो 3 अपॉन टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 3/10 विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. सो सी आंसर विल बी देयर. ओके, आंसर विल बी सी. नाउ लीनियर फंक्शन सिलेबस में मेंशन्ड है, उसके ऊपर ये बेसिक क्वेश्चन लिया गया है. ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स उनको चेक करनी है सिलेबस के हिसाब से जो रिक्वायर्ड वहां पे होता है. एक लीनियर फंक्शन अगर हम लेते हैं तो उसकी क्या फॉर्म होती है लीनियर फंक्शन की? f(x) इक्वल टू ये होता है ax प्लस बी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन. अब इसमें अगर हमने x को 2 रखा तो वैल्यू 4 आ रही है, इसका मतलब 2a प्लस बी इक्वल टू 4 है, सिंपल. और -2 रखने पे -2a प्लस बी इज इक्वल टू 8 है. दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू 12. तो इसका मतलब है b इक्वल टू 6. अगर b 6 लिया तो 2a इक्वल टू -2, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1. ओके, तो हमने a और b दोनों अननोन कंप्यूट कर लिए. तो हमारा जो ये फंक्शन बना f(x), इसको हम लिख सकते हैं क्या? f(x) इक्वल टू -x प्लस 6. तो इसमें अगर हम x की जगह 6 रखते हैं तो -6 प्लस 6 इक्वल टू कितना? 0. तो डी आंसर आ जाएगा. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लॉगरिथमिक फंक्शन भी सिलेबस में मेंशन्ड है, तो लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए.
सो इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं, कौन सा पॉइंट सबसे यहाँ पे हमें याद रखना है। देखो, अगर हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर log ए बी इक्वल टू सी है, इफ log ए बी इज इक्वल टू सी, सो इसका मतलब होता है b इक्वल टू ए टू द पावर c, जो b है वो a की पावर c के बराबर होता है। ओके, अब यहां पे हमें गिवन है कि log बेस 3 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। सो इसका मतलब जो 2x माइनस 5 है ये इक्वल टू होगा 3 की पावर 2 इक्वल टू 9। सो 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 7। यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी 7। ओके, और log 1 कब होता है? जब बेस और इनपुट बराबर होते हैं, ठीक है। तो y प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा? 2। भाई हमें गिवन है कि log 2 y प्लस 5 जो 1 है, ये 1 है। इसका मतलब y प्लस 5 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। सो y इक्वल टू कितना है? -3। तो हमें निकालना है x प्लस वाई, ठीक है। तो log 2 x प्लस वाई अगर हम कंप्यूट करते हैं तो इक्वल टू log 2 7 माइनस 3 मतलब 4, विच इज इक्वल टू log 2, और 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू log 2 और log 2 1 होता है, तो इक्वल टू 2। तो आंसर आ जाएगा यहां पे 2। ओके, तो log की बेसिक प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सी हियर, the set of values of p for which the roots of this equation are of opposite sign। हमें p की वैल्यूज का सेट बताना है जिसपे इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अपोजिट साइन के होंगे। तो देखो, रूट्स अपोजिट साइन के कब होते हैं? रूट्स का जो प्रोडक्ट है ना, अगर हम बात करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कोई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जो रूट्स का प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको बोला जाता है अल्फा बीटा। ये इक्वल टू किसके होता है? c अपॉन ए के। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए होता है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा बीटा, ये किसके बराबर आएगा? c की जगह तो ये कांस्टेंट p इंटू पी माइनस 1 हो गया, और अपॉन में a की जगह 3 हो गया। अब अगर रूट अपोजिट साइन के हैं तो भाई उनका प्रोडक्ट तो निगेटिव आएगा ना, अपोजिट साइन के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आता है। तो इसका मतलब अल्फा बीटा क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए? p इंटू पी माइनस 1 जो है ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब 0 के और 1 के बीच में अगर p होगा तभी तो ये निगेटिव आएगा। तो 0 से 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये 25 क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इस एग्जाम के लिए हैं, ठीक है, और इसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। आई होप कि आपको हेल्प करेंगे। ओके, और आप इस एग्जाम को सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंजीनियर्स करियर पॉइंट भी आपको हेल्प कर सकता है। वहाँ पे डिटेल मॉड्यूल जिसमें पूरा सिलेबस जो भी इसमें आएगा वो कवरेज आपको मिलेगी, और इसके रिगार्डिंग आप जो नंबर मैंने आपको बताया था उस पर कॉल कर सकते हैं, योरपीडिया या फिर इंजीनियर्स करियर पॉइंट के एग्जीक्यूटिव से आप इस कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। और ये जो PDF है ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, योरपीडिया की वेबसाइट पे या इंजीनियर्स करियर पॉइंट की वेबसाइट पे। ओके, ऑल द बेस्ट।